हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, चलिए ये जानते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगर हम किसी भी दो बच्चों को ही देख लें तो शक्ल से, रंग रूप से, चाल ढाल से वे एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर कोई दो जुड़वा बच्चे ही मिल जाएं, दो जुड़वा बच्चे हैं, दो भाई हैं, जुड़वा हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी रुचि एक हो, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी रुचि एक समान हो, यानी वो दोनों भी एक तरह से एक दूसरे से भिन्न पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं समाज में हर आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे वो रंग से हो, रूप से हो, आकार से हो, ठीक है, बुद्धि से हो, बुद्धि क्षमता से हो, या सामाजिकता से हो, समाज से हो। अगर हम कहें कि कोई दो समाज से अगर बालक आ रहे हैं, एक का समाज कुछ अच्छा नहीं है और एक का समाज अच्छा है, तो वहाँ पे ये वाला बालक इस बालक से भिन्न हो जाएगा। रंग से कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, ऐसा कुछ होता रहता है। रंग रूप एक जैसा नहीं होता है, आकार जरूरी नहीं है एक जैसा हो, ठीक है। रंग रूप, बुद्धि लब्धि, इन सब चीज़ों को देख के हम कहेंगे ये बालक इस बालक से भिन्न है, या ये मनुष्य इस मनुष्य से भिन्न है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई ही जाती हैं, महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विभिन्नता। जानते हैं संपूर्ण संसार की हर एक वस्तु एक दूसरे से विभिन्न, चाहे वो रंग रूप हो, चाहे रुचि हो, चाहे क्षमता हो, चाहे बौद्धिक क्षमता हो, चाहे मानसिक क्षमता हो, चाहे उसकी सामाजिकता हो, उसका वातावरण हो, एक दूसरे से विभिन्न हो जाती हैं। एक ही घर में दो भाई बहन है तो एक दूसरे से उनकी क्षमताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी। साथ में अगर अच्छा अध्यापन चल रहा है, शिक्षक अगर छात्र को कार्य दे रहे हैं, कक्षा में कार्य करवा रहे हैं, तो उनको इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते ही शिक्षा अध्यापन करना चाहिए, अपने पाठ को पढ़ाना चाहिए। जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे देर से सीखते हैं, कोई बच्चे बहुत देर से सीखते हैं। इन सबको व्यक्तिगत रूप से बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते ही शिक्षक को अपना कार्य करना चाहिए। चलिए देख लेते इसमें क्या लिखा है। संपूर्ण संसार की कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ व्यक्तिगत रूप में विभिन्नताएं अवश्य पाई जाएंगी। यहाँ तक कि एक जुड़वा बच्चे शकल सूरत से हुबहू दिख सकते हैं, लेकिन उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं रंग रूप, आकार, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक रुचि, व्यक्तित्व आदि के आधार पर हो सकती है। जैसे मैंने बताया, रंग रूप, रुचि, सामाजिकता, बौद्धिक क्षमताएं, बुद्धि लब्धि, मानसिक क्षमताएं, अन्य तरीके से ये सारी किस में आएंगी, व्यक्तिगत विभिन्नता में आएंगी। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रत्यय देने वाले गाल्टन महोदय जी थे। गाल्टन महोदय ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रत्यय दिया कि हर व्यक्ति एक अपने से दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होता है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्यय इस बात का गाल्टन महोदय जी ने दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होता है। अध्यापक को कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधि है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो इसको जानते हैं कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक तथ्य व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण जैसे मैंने बताया कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और इसके कुछ का वंशानुक्रम। अब बच्चे का वंश क्या है, वंशों के कारण, जैसे वंशानुक्रम अपने वंश में पड़ेगा, अपने माता पिता पे जाएगा, इसके कारण बच्चों में क्या होगा, विभिन्नता आएगी, ठीक है। तो वंशानुक्रम इसको प्रभावित करता है, इसके कारण आपका होता है ऐसा, ठीक है। अब फिर आता है वातावरण। बच्चा कैसे वातावरण से आता है, ये भी बहुत प्रभावी होता है। वातावरण, अभी मैंने बताया कि एक का वातावरण अलग है तो दूसरे का वातावरण दूसरा है, तो इसमें उनकी बहुत अंतर हो जाएगा, उनकी सामाजिकता में
तो दूसरा वातावरण भी उनको प्रभावित करता है। लिंग भेद, अगर जैसे कि हम मानते हैं कि रूढ़िवादिता है मनोविज्ञान, जबकि इस रूढ़िवादिता को नहीं मानता है, इसको एक रूढ़िवादिता मानता है कि लड़का है लड़की है। ये जो लिंग भेद भी है ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। जैसे लड़का कर सकता है, लड़की ऐसे कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता, लड़की ऐसे करना चाहिए, ऐसी ये सब बातें जो हैं ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आ जाते हैं। बुद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता में है। किसी की बुद्धि लब्धि 130 होती, 120 से 130 प्रतिभाशाली की होती है, 130 से 140। किसी असामान्य की 80 से 100 कहीं मानी जाती है, 90 से 100 कहीं 80 से 90 मानी जाती है। ऐसे मतलब बुद्धि लब्धि के आधार पर भी हम इनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को अलग करते हैं। जाति प्रजाति देश के आधार पर भी ये अलग होते हैं। ठीक है, जाति प्रजाति देश के आधार पर भी ये अलग माने जाते हैं। किस जाति के हैं, कुछ जाति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सामाजिकता को मैंने बताया, प्रजाति किस देश से आए, तो विभिन्न अलग अलग देशों के अलग अलग नागरिक एक दूसरे से विभिन्न हो जाएंगे। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, इनका यूज कहाँ कहाँ करना है हमें शिक्षा में, ये हम जानते हैं। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या है ये हम जानते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व जान लेते हैं कि क्या होगा। कक्षा का वर्गीकरण करने में, जैसे कि हमको किस प्रकार के बच्चों को लेके कैसी कक्षा बनानी है, इस प्रकार कक्षा का वर्गीकरण करने में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा के आकार में अगर हम 10 ऐसे बच्चों को लेके चल रहे हैं कि जो बहुत धीमे धीमे सीखते हैं, तो हमको उस प्रकार से अपनी कक्षा लेनी चाहिए। ज़्यादा बच्चों को लेकर नहीं, कम बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। तो कक्षा के आकार में भी ध्यान रखना पड़ेगा। गृह कार्य देने में, अगर हम मान लीजिए ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है तो उसको 4 क्वेश्चन देंगे, और जो बच्चा धीमे सीखता है उसको 2 ही क्वेश्चन देंगे। इस प्रकार से गृह कार्य देने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। शिक्षण विधि अपनाने में, अब कैसे बच्चों के साथ कैसे शिक्षण विधि अपनानी है, इस बात को हम ध्यान में रख के शिक्षण विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षण विधि को अपनाते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि हमें अपनानी। निर्देश देने में बच्चों को कैसे निर्देश दें, किस प्रकार से दें, उन्हें कैसे समझ में आएगा, ये उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्य करते हैं। शारीरिक दोषों को ध्यान, मान लीजिए बच्चा एक तरह से अलग है दूसरे बच्चे से, तो ये उनका मान लीजिए उनको कोई शारीरिक विकलांगता है या कोई शारीरिक कमजोरी है, शारीरिक तरह की विकलांगता है, वो असामान्य बालक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखने में भी हमें आसानी होती है। ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर ही आता है। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे सर्वप्रथम प्रत्यय गाल्टन महोदय ने दिया। किसने दिया? तो गाल्टन महोदय ने दिया सर्वप्रथम प्रत्यय। शिक्षण कार्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, याद रखिए वंशानुक्रम। फिर आपका आता है वातावरण भी इसको प्रभावित करता है। कैसे? और फिर लिंग भेद भी प्रभावित करता है, लिंग भेद के कारण भी होता है। फिर आपका इसके लिए वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, और उसके बाद जाति, प्रजाति, प्रदेश, ये सब आ जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। बुद्धि लब्धि, और इसको क्या कार्य करता है? कक्षा के वर्गीकरण करने में, कक्षा के आकार में, गृह कार्य देने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, शिक्षण विधि अपनाने में, निर्देशन में देने में, शारीरिक दोषों को ध्यान रखने में। इन सब को अगर हम लोग को ये पता रहे अच्छे से, तो हम ये कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को के लिए कुछ इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए कुछ प्रणाली भी निश्चित की गई कि कौन सी प्रणाली कब यूज की जाएगी। तो इन सब विभिन्नताओं को देखते हुए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रणाली दी, जैसे मॉन्टेसरी प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, विनेटिका प्रणाली। ये सारे प्रणालियों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कर लीजिए, बस लेक्चर सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि धन्यवाद।